एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. And before moving forward, I would like to relate a story here. First, I need to tell what Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu says about the respect of the teacher. Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala said that whoever will teach me one word has the right to do with me or to have a treatment with me what anybody else can do with a slave. मेन जो शख्स मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा देगा वो मेरे साथ वो सलूक कर सकता है जो एक मालिक अपने ग़ुलाम के साथ करता है। आपको पहले इस पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए जिनका जो कॉल जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुबह अलम उस शख्स के हाथ में दिया जाएगा जो वो वाला किला फ़तह करके आएगा जिस किले को कोई और नहीं कर सका। बहुत दिन से तमाम मुसलमान, तमाम जर्नैल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बहुत तैयारी कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके हाथ में अलम थमाया। और जब वो तशरीफ़ लेके गए तो खैबर का वो किला था जिसका जो दरवाज़ा था उसे खोलने के लिए कई सौ लोग दरकार होते थे। और वो किस्सा आप बहरहाल सुन चुके हैं, बहुत बार सुना है। ईमान को ताज़ा करने वाला किस्सा है कि उनके पास एक ही सरदार या पहलवान था, एक ही रेसलर था जिसका नाम मरहब था और वो 1000 लोगों से ज़्यादा भारी था। भारी से मुराद है कि वो जंगो जदल में और अपनी जुर्रत और अपने अज़्म और हौसले में इतना बुलंद मुकाम रखता था कि 1000 आदमी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो जब शेर खुदा का सामना हुआ उस पहलवान के साथ तो उसने आपको दावत दी कि आप मुझ पर वार करें, तो आपने इनकार किया ये कह के कि तुम मेरा वार बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा तुम पहले वार करो। और वो अपनी ताकत और घुमंड में इस कदर मगरूर था कि उसने अपनी तलवार से वार किया, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करमुल्लाह वजहू ने अपनी तलवार पर न सिर्फ रोका बल्कि वापस जब आपने वार किया तो वो शख्स पूरा सर से पैर तक लोहे की खुर्द पहने हुए था, लोहे की जीन पहने हुए था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा लोहे से खाली नहीं था और उसके बाद वो ख़ुद एक बहुत ही ज़्यादा तवाना और ताकतवर आदमी था। तो आपकी तलवार उसको सर से नीचे तक चीरती हुई चली गई और वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये देखना था कि तमाम जो किला, जो खैबर का किला था, जो नाकाबिल तस्खीर था, जिसको ये समझा जाता था कि इसको कोई कभी फ़तह नहीं कर सकता, उसके यहूदी उसके अंदर जो मौजूद थे वो अपना दिल हार बैठे और वो हार उन्होंने तस्लीम कर ली। अब यहाँ पे एक और मरहला आया कि किले का दरवाज़ा कौन खोले, क्योंकि वो तो कई सैकड़ों लोग जाके उसके किले के दरवाज़े को हिलाते थे। तो हैदर करार ने वहाँ पहुँचकर अपने एक हाथ के जुम्बिश से न सिर्फ वो किले का दरवाज़ा खोला बल्कि उस किले के दरवाज़े को वहाँ से उखाड़ कर कई 100 गज़ दूर फेंक दिया और यूँ वो किला जो था वो मुसलमानों के कदमों तले आ गया। तो ये जो कॉल मैंने भी आपसे शेयर किया प्यारे बच्चों, ये इस अजीम हस्ती का कॉल है जिसके बारे में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो उसका बाब, उसका दरवाज़ा अली है। मीन अगर किसी ने इल्म हासिल करना है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत से गुज़रे बग़ैर मुमकिन नहीं है। और वो इतनी बड़ी हस्ती जिनकी गवाही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स मुझे एक लफ्ज़ सिखा दे तो मेरे साथ वो सलूक कर सकता है जो एक मालिक अपने ग़ुलाम के साथ कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि हम काफ़ी अरसे से इस कैमरा के थ्रू मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ, और हम नॉर्मली क्लास में तो बहुत इस तरह की डिटेल्ड जो कन्वर्सेशन है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सम हाउ वो चीज़ उस तरह से पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो आज मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने प्यारे बच्चों को पहले एक बहुत अजीम हस्ती के बारे में बताऊँगा ताकि उनकी बरकत से, उनके फैज़ से
फिर हम इस लेसन को लेकर आगे चलें और इंशाल्लाह हम फिर इसमें बहुत कुछ और सीखेंगे भी इंशाल्लाह। तो बच्चों, हमेशा ज़िंदगी में ये याद रखें कि ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, ये आपके लिए फ़र्ज़ है कि आपने हमेशा अपने बड़ों का, वो आपके उस्ताद हों, वो आपके बहन भाई हों, वो आपके वालिदैन हों, वो इवन कोई अजनबी भी हों, आपने हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि ये एक मुसलमान का शेवा है। और जितना आप हम्बल होंगे, जितने आप आजिज़ रहेंगे, उतने ही ज़्यादा फ़वाइद, उतने ही ज़्यादा फल आपको लगेंगे। याद रखें ज़िंदगी में कि हमेशा जो फलदार दरख्त होता है वही झुका हुआ होता है, जो फलदार नहीं होता वो बिल्कुल नहीं झुकता और वो हमेशा काट लिया जाता है। तो अब हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। आज बच्चों हमने अपना लेटर नंबर 1 और 2 होपफुली इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। पेज नंबर 167 जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है आपका नोट्स के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा पहला लेटर जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था, स्पेशली लेटर के पैटर्न के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि हाउ वी नीड टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स वी नीड टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स। अगर हम तमाम जो हमारे पैटर्न से रिलेटेड रूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें यकीनी तौर पे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हवाले मैंने उसमें आपको बताए थे। आपने वो सब याद करने हैं, याद रखने हैं। और उसके साथ साथ आज जैसे जैसे हम लेटर पढ़ेंगे मैं आपको साथ साथ इसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स जो है वो भी बताता जाऊंगा ताकि आपको इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहला लेटर बच्चों, जैसा मैंने इसका टाइटल यहाँ पे लिख दिया, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी वालदा के नाम पे ख़त लिखें जो कि आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको ये वाइट बोर्ड पे जैसा मैंने टाइटल लिखा इसको गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ अंडरलाइन किया है, डबल अंडरलाइन किया है। ये लफ्ज़ डबल अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि आपको समझाया जा सके कि जो सैल्यूटेशन आप लिखते हैं, माय डियर या डियर, और आगे हमने बताया था कि आपने अपने रिलेटिव का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑटोमेटिकली पता लग गई आपके टाइटल से ही कि हमने सैल्यूटेशन में किसका नाम लिखना है। आपने सैल्यूटेशन में मदर का नाम लिखना है। आप जब भी स्टार्ट करेंगे डियर और रिलेटिव का नाम जब लिखेंगे तो उसमें आप मदर लिखेंगे, क्योंकि लेटर के टाइटल में या लेटर का जो टॉपिक है बच्चों उसमें आपको बता दिया गया है कि आपने अपनी वालदा के नाम पे ख़त लिखना है। तो यहाँ तक ये चीज़ बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने आपको ये देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसके नाम पे ख़त लिख रहा हूँ और मैंने सैल्यूटेशन किस तरह से अपनी ड्राफ्ट करनी है। तो ये एक बड़ी आसान चीज़ है, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन किया था ताकि आप इसका प्रॉपर एक गेस आपको मिल जाए या आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने पेपर में इसको किस तरह से लिखना है। अगर आपको फौरी तौर पे लेटर में याद किया हुआ सैल्यूटेशन भूल भी जाता है तो दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेमोराइज और इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट कि आपने किस तरह से लिखना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप देखेंगे पेज नंबर 167, आप सारे बच्चे खोल लें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास आपके पेपर के ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर में एड्रेस लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कल बताया था कि दिस इज़ कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ सेंडर। राइटर जो है ख़त का, जो ख़त लिखने वाला है, ये उसका एड्रेस होता है, ये उसका पता होता है। और चूँकि आप इस जो आपका लेटर है इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट करें, लिहाजा आप इसमें अपना पता, अपना ज़ाती जो आपका एड्रेस है वो नहीं लिखेंगे, ये आपने याद रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, तमाम 15 के 15 जो आपके लेटर्स हैं इनमें से कोई भी लेटर उठा के अगर आपको दे दिया जाता है पेपर में तो आपने एग्जामिनेशन हॉल से ही स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन हॉल से स्टार्ट करेंगे। एग्जामिनेशन के स्पेलिंग्स आपको प्रॉपर आने चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोबारा कल की तरह मैंने आपको बता दिया, याद कर लें कि एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच ये दोनों कैपिटल आएंगे। एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपने याद रखना है कॉमा है, वो आपने भूलना नहीं है। ये हमने ऑल्दो के कल बड़ी डिटेल से याद किया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करवाता रहूँ ताकि जब आप इन रियल टाइम सिनेरियो में पेपर अटैम्प्ट करने बैठे तो देयर वुडंट बी और देयर शुडंट बी एनी डिफिकल्टी फॉर यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एट दैट टाइम। तो एग्जामिनेशन हॉल आ गया जी, ई कैपिटल और एच कैपिटल के साथ, कॉमा, इसके बाद सिटी ABC और उसी तरह A.B.C। एंड पे मैंने आपको बताया था कि डॉट इज़ ऑप्शनल, डाला भी जा सकता है और नहीं भी डाला जा सकता। दोनों सूरतों में आपका जो लेटर पैटर्न है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज करेक्ट पैटर्न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम अपनी डेट लिख रहे हैं जनवरी 3, 2016। जो भी आपकी डेट होगी इसमें कोई आपको कैद नहीं है कि आपने एग्जैक्ट जिस दिन में आप बैठे हुए हैं उसी दिन की डेट लिखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात नहीं याद होती, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। ये डेट लिखवाने का मकसद ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि डेट को किस फॉर्मेट में लिखना है, बस। तो क्या फॉर्मेट है हमारा, मंथ का पूरा नाम लिखेंगे आप, उसके बाद एक लेटर जितनी स्पेस देंगे, यानी कि जितने में एक लेटर, मसलन एक छोटा ए लिखा जाता है या कैपिटल ए लिखा जाता है, उतनी स्पेस छोड़ने के बाद आप
डेट लिखेंगे। डेट अब 1 वर्ड भी हो सकती है, 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट भी हो सकती है। मैक्सिमम डेट जो है वो 2 डिजिट तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। मसलन 1 जो है वो 1 है और 31 या 30th जो है वो 2 है। ये याद रखें कि हम डेट को किस पैटर्न में बोलते हैं और लिखते हैं, ये याद रखें। अगर आप पहली तारीख है तो आप उसको हमेशा लिखेंगे फर्स्ट। कभी भी आप ये ना कहेंगे टुडे इज़ 1, इट इज़ 1 टुडे, नहीं, ये गलत है। इट इज़ 1st of June टुडे, इट इज़ 2nd of June टुडे, 3rd of June, 4th, TH शुरू हो जाएगा तो वो 10th तक TH ही चलेगा। 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 19th तक TH चलता रहेगा आपका, 20th तक सॉरी TH चलता रहेगा। और जैसे ही फिर 1 आया तो आप लिखोगे 21st और बोलोगे भी ऐसे ही। फिर 22nd यहाँ पे लगा लें, 23rd, 24th, 25th, 6th और फिर 30th पे जाके 29th पे और 30th पे जाके फिर वही शुरू हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। डेट को बोलने का भी और लिखने का भी बच्चों ये तरीका होता है। ये कभी भी आप अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी, नॉर्मली मैं देखता हूँ कि बच्चे बता रहे होते हैं सर इट इज़ 5 टुडे, इट्स नॉट 5, इट्स नॉट करेक्ट। The correct format in speaking as well as in writing is 5th, 6th, right? I hope you get the idea. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने एक लाइन छोड़नी है। अगर आपने नोट्स मेरे साथ खोले हुए हैं तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड और फिगर आउट कि वहाँ पर एक लाइन का मार्जिन छुटा हुआ है और नीचे स्टार्ट किया हुआ है डियर मदर। अब यहाँ पे आप गौर कर लें कि डी जो है वो कैपिटल है डियर का, और साथ ही जो मदर है उसका एम कैपिटल। और ये मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा पोर्शन है, ये सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में हम अपना रिलेटिव जो रिलेशन है उसका नाम लिखते हैं। तो डियर मदर, इसमें हमने सैल्यूटेशन लिख दिया। डियर मदर के बाद कॉमा है और मदर का जो सेकंड लेटर है एम के बाद जो ओ आ रहा है उसके बिल्कुल एन नीचे से आप देखें लेटर स्टार्ट हो रहा है। ये जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है मैनी, और यहाँ से लेके आखिरी लफ्ज़ जो यू नीड नॉट कम ओवर हेयर, हेयर जो लास्ट वर्ड है, ये पूरी की पूरी ये पूरा पोर्शन जो है वो कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। अभी हमने सैल्यूटेशन डिस्कस किया, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनी थैंक्स फॉर योर लविंग लेटर, आपके प्यार से भरे हुए ख़त का बेहद शुक्रिया। विच आई रिसीव्ड येस्टरडे, जो मुझे कल ही मौसूल हुआ। अब इसको तो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है कि येस्टरडे हम गुजरे हुए कल को कहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो बात हो रही है वो पास्ट टेंस में हो रही है। अगर ये रिसीव लिखा होता तो इसका मतलब होता कि आज की बात हो रही है या इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो विल रिसीव लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है ईडी आ गया तो इसका मतलब है बच्चों के पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, और आगे उसको फर्दर डिफाइन कर दिया है येस्टरडे ने, जिसका मतलब होता है कल गुजरा हुआ कल जो है। तो कल जो गुजरा हुआ कल था मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ, बहुत शुक्रिया आपके प्यार से भरे हुए पुरखुलूस ख़त का। लास्ट संडे, पिछले इतवार आए। अब लास्ट संडे के बाद कॉमा है क्योंकि वो वक्त को बता रहा है। उसके बाद एक प्रोनाउन लिखा गया है आई। आई हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आई कहते हैं हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें फर्स्ट पर्सन के लिए। मीन अगर मैंने अपने नाम के अलावा अपने आप को किसी जगह पे रिप्रेजेंट करना है और मैं सिंगुलर हूँ तो मुझे वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा आई। तो लास्ट संडे कॉमा, पिछली इतवार कॉमा के बाद तवक्कुफ के बाद मैं, विद सम कॉमा के बाद फिर आ रहा है विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स अपने कुछ दोस्तों के साथ। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। ज़रा गेस करें, मैं आपको 3-4 वर्ड बता रहा हूँ। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें से इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? सम ऑफ माई फ्रेंड्स, 4 लफ्ज़ हैं, इनमें से इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था? जो कि अनस्पेसिफाई रखता है ऑब्जेक्ट्स को, अनस्पेसिफाई रखता है नंबर्स को, अनस्पेसिफाई रखता है जेंडर को। तो आप देखेंगे कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि कितने दोस्त गए हैं, कितनी उम्रों के हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, हमें ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा। सम का मतलब बाज, चंद। तो ये जो सम लफ्ज़ है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि हमने अपने लेक्चर में सीखा था। तो लास्ट संडे आई विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, पिछले इतवार मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मेड अ ट्रिप टू जेलो पार्क, हमने एक ट्रिप बनाया, हम एक ट्रिप पर गए, कहाँ पे? जेलो पार्क के। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, पर्पज़ होता है मकसद, इस मकसद के लिए कॉमा वी ऑल्सो डिसाइडेड, हमने फैसला भी किया टू टेक सम ई टेबल्स। ई टेबल्स अब आपको वैसे तो लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है लेकिन मैं फिर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ई टेबल्स मीन्स
खाने की अशिया, खाने के काबिल अशिया। खाने के काबिल अशिया। तो हमने इस मकसद के लिए हमने ये भी फैसला किया कि हम कुछ खाने के काबिल चीज़ें भी साथ लेके जाएंगे, हमने ये भी फैसला किया। सो बस आई बॉट, अब बॉट क्या है, बाय की सेकंड फॉर्म। बस मैंने ख़रीदा या मैंने ख़रीदे। क्या ख़रीदे जिसने, वाटरमेलन्स, तरबूज। एज एवरी वन लाइक्स, क्योंकि हर कोई पसंद करता है। अब एवरी वन में भी हमें नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन हर कोई, जितने भी हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 1 है, 2 है, वो सब के सब लाइक करते हैं। तो ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन की एक एग्जाम्पल है। एवरी वन लाइक्स टू ईट दीज इन दिस सीजन, हर कोई इनको यानी कि वाटरमेलन्स को पसंद करता है खाना इस मौसम में। मैं इसको बामुहावरा करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सो आई बॉट वाटरमेलन्स एज एवरी वन लाइक्स टू ईट दीज इन दिस सीजन, बस मैंने कुछ तरबूज खरीदे क्योंकि हर कोई इस मौसम में इनको खाना पसंद करता है। ऑल ऑफ अस एट इट विद रेलिश, खूब जी भर कर, नीयत के साथ, रेलिश। जी भर कर। वैसे रेलिश का जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो डेनोटेशन जो है वो मज़ा चखना भी होता है। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे कि हम सब ने बहुत ज़्यादा मज़े के साथ, बहुत ज़्यादा दिल भर के, जी भर के ये खाए। वी कुड नॉट नोटिस, कुड मतलब है नहीं कर सके, कर सकना, लेकिन उसकी सेकेंड फॉर्म इन पास्ट में। वी कुड नॉट, हम नहीं कर सके। नोटिस, हमें नहीं पता चल सका, हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। दैट के दोज वाटरमेलन्स वर रोटन। अब यहाँ पे दोज क्यों लिखा, दीज क्यों नहीं लिखा? दीज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। दोज इसलिए लिखा है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके, या हमें पता ना चल सका कि वो वाटरमेलन्स, वो तरबूज जो थे वो रॉटन थे। रॉटन का मतलब होता है ख़राब खाना। खाने के लिए नॉर्मली या टोमेटोज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। रॉटन एग्स, रॉटन टोमेटोज़, ख़राब होना। और इन पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है? खाने की, खाना ख़राब होना। मीन खाने की जो ईटेबल्स हैं उनमें से किसी चीज़ का ख़राब होना जो है हम उसको रॉटन कह देंगे, ख़राब होना मोस्टली। वैसे ही और वर्ड्स में भी यूज़ होता है, इसके डिफरेंट शेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको ख़राब होने से ताबीर करते हैं। वी कुड नॉट नोटिस दैट दोज वाटरमेलन्स वर रोटन, हम इस बात का अंदाज़ा ही ना लगा पाए, हमें पता ही ना चला कि वो तरबूज जो है वो तो ख़राब हो चुके हैं। एनी हाउ, ताहम, बिफोर अराइविंग एट हॉस्टल, हॉस्टल पहुँचने से पहले, बिफोर अराइविंग, पहले पहुँचने से या पहुँचने से पहले, एट हॉस्टल, हॉस्टल में, हॉस्टल पहुँचने से पहले, आई बिगैन टू वॉमिट, वॉमिट कै करना, उल्टी करना। इट्स अ कॉमन वर्ड, लेकिन स्टिल आई नीड टू राइट इट ओवर हियर। इन अल्फाज को आप भी उर्दू में लिखा करें ताकि आपकी उर्दू की जो डिक्टेशन है वो भी साथ साथ इम्प्रूव होती जाए। तो आई बिगैन, बिगैन बिगिन की दूसरी फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगैन शुरू किया। आई बिगैन टू वॉमिट, मैंने क्या करना शुरू किया। फीलिंग अ बिट पेन इन माई स्टमक, फीलिंग महसूस करते हुए, अ बिट पेन थोड़ी सी दर्द, इन माई स्टमक अपने मैदे में, स्टमक मैदा। मैदे में, इसको आप पेट भी कर सकते हैं, मैदा भी कर सकते हैं। तो अपने मैदे में थोड़ी सी दर्द को महसूस करते हुए, दोबारा करते हैं। ताहम हॉस्टल पहुंचने से पहले मैंने क्या करना शुरू कर दी और मुझे अपने मैदे में थोड़ी सी तकलीफ़ या दर्द का एहसास होता रहा। द पेन वॉज सो सिवियर, सिवियर मीन शदीद। सो सवेयर बहुत शदीद, दर्द तकलीफ़ इतनी शदीद थी दैट इट वॉज क्वाइट अनबेरेबल। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, क्वाइट। बिल्कुल। अब इसके साथ मिलते जुलते तीन और लफ्ज़ हैं, वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ।
इसका मतलब बिल्कुल है, ये याद कर लें, क्वाइट। ये अक्सर आप अपनी क्लास में सुनते हैं अपने टीचर्स को कहते हैं क्वाइट, खामोश, QUIET, क्वाइट, खामोश, क्वाइट, QUITE। डिफरेंस देखें हैं प्रोनाउंसिएशन में, क्वाइट बिल्कुल, क्वाइट खामोश। इसके अलावा जो इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है क्विट, छोड़ देना या ख़त्म कर देना। तो ये 3 लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, बच्चे नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन जो है वो फेस करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ चलते हुए मैं आपको ये भी बता दूँ। तो हमारे पास जो लफ्ज़ था हमारे लेटर से रिलेटेड वो क्वाइट है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल। द पेन वॉज सो सिवियर दैट इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल। अब अनबियरेबल, अनबियरेबल, अगर आप देखें तो इस लफ्ज़ के 3 हिस्से हैं। ये लफ्ज़ है जो उसका रूट वर्ड है वो है बेयर, प्रीफिक्स लगाया तो ये हो गया अनबेयर, और सफिक्स लगा दिया तो ये हो गया अनबेयरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। ये आपने याद रखना है, मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों बताए थे, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो मैं ये इस तरह चीज़ें आपसे ड्यूरिंग लेक्चर्स पूछता जाऊँगा ताकि आपको ये रिमाइंड होती रहे। मैंने 3 पार्ट्स में लिखा ताकि आपको याद रहे। इसको प्रीफिक्स कहते हैं, ये बच्चों आपका रूट वर्ड है, ये सफिक्स है, ये हमने पढ़ा हुआ है अपना लेक्चर, उसको आपने रिवाइज करना है। अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। द पेन वॉज सो सिवियर, दर्द इतनी शदीद थी, दैट इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल, कि ये मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी, दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एट फर्स्ट, पहले तो, आई टुक इट लाइट, मैंने इसका कोई नोटिस ना लिया, मैंने इसको बहुत हल्के से लिया। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, माई कंडीशन ग्रीव वर्स, ग्रीव का मतलब होता है नशोनुमा पाना, होती गई। सेकेंड फॉर्म है ग्रो की, ग्रीव। या बढ़ती गई। वर्स बैड की सेकेंड डिग्री है कंपैरेटिव, बुरी हो गई, बुरी होना या बिगड़ना, बिगड़ी या बिगड़ गई, बुरी हुई या बिगड़ गई। एट फर्स्ट आई टुक इट लाइट बट लेटर ऑन, शुरू में तो मैंने इसको बहुत हल्का लिया, मैंने इसको बिल्कुल खातिर में नहीं लिया, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, माई कंडीशन ग्रीव वर्स, मेरी हालत जो थी वो बदतरीन हो गई, बुरी तरीन होती गई या बिगड़ती गई। माई हॉस्टल सुपरिनटेंडेंट, सुपरिनटेंडेंट की स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल है, पहले सुपर याद करें, फिर इनटेंडेंट, इन IN और टेंडेंट, इस तरह तोड़ के अगर आप इसको याद करेंगे तो सुपरिनटेंडेंट आपको कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के स्पेलिंग अलग लिखते हैं, क्योंकि उसमें हम N बोल नहीं रहे होते, लेकिन लिखने में वो आ रहा होता है, तो बच्चे नॉर्मली उसको स्किप करते हैं। तो आप अगर उसको भी गवर्न और फिर मेंट करके याद करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा, गवर्नमेंट। N बोलते नहीं है लेकिन लिखते हैं, सुपरिनटेंडेंट में N बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो माई हॉस्टल सुपरिनटेंडेंट, मेरे हॉस्टल के जो सुपरिनटेंडेंट थे, अब हम अगर इसको सुपरिनटेंडेंट को उर्दू में करना चाहें तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि सुपरिनटेंडेंट अब इक्वली बोला जाता है उर्दू में भी, ये उसी तरह फेमस और पॉपुलर है जैसे इंग्लिश में, लेकिन फिर भी अगर हम तर्जुमा करना चाहें तो हम इंचार्ज कर सकते हैं। तो हमारे जो हॉस्टल के इंचार्ज थे, कॉल्ड अ डॉक्टर। अब आप देखोगे कि कॉल जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, पुकारना, बुलाना, कॉल मिलाना। कॉल्ड ED लगता है तो उसका मतलब बुलाया। ये सारा जो आपका लेटर लिखा हुआ है, जिसकी बॉडी लिखी हुई है, पास्ट टेंस में लिखी हुई है। तो कॉल्ड अ डॉक्टर, माई हॉस्टल सुपरिनटेंडेंट, मेरे हॉस्टल के सुपरिनटेंडेंट ने डॉक्टर को बुलाया। हु सेड, जिसने कहा, दैट इट वॉज अ केस ऑफ कोलरा, कि ये तो एक कोलरा का केस। कोलरा क्या होता है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये होता है हैज़ा। आपने अक्सर सुना होगा, ये नॉर्मली बोला जाता है, स्पेशली जब बड़े आपको खाने पीने की किसी चीज़ से मना कर रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ के बाद पानी नहीं पीना या इस तरह नहीं करना, उससे क्या होगा जी, हैज़ा हो जाएगा। तो ये वो वाली बीमारी है, और इसको रॉटन वाटरमेलन्स खाने की वजह से, ख़राब तरबूज खाने की वजह से ये बीमारी लाहक हुई। तो उसने कहा कि होटल सुपरिनटेंडेंट ने, हॉस्टल सुपरिनटेंडेंट ने, हॉस्टल के इंचार्ज ने जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि ये तो हैज़ा की शिकायत है, इनको हैज़ा हो गया। ही ऑल्सो सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है तजवीज़ करना। बल्कि इसको हम करते हैं तजवीज़ किया, क्योंकि पास्ट फॉर्म है। सजेस्ट का मतलब तजवीज़ करना,
अब चूंकि ईडी आ गया तो ये हो जाएगा सजेस्टेड, तजवीज़ किया। ही ऑल्सो सजेस्टेड, उसने मुझे तजवीज़ की। अ फ्यू डोजेज़, फ्यू का मतलब होता है चंद, एक डोजेज़ खुराकें ऑफ मेडिसिन, दवाई की, कुछ दवाई की खुराक उसने मुझे तजवीज़ की। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आई वुड बी हेल एंड हार्टी। अब ये एक कंपाउंड वर्ड है, हेल एंड हार्टी। इसको हम अगर उर्दू में लिखें तो ये हो जाएगा सेहतमंद और तंदुरुस्त, या सेहतमंद और तवाना और तंदुरुस्त। हेल एंड हार्टी विद इन अ वीक। अब बच्चों ये आपने याद रखना है, ये होमोफोन्स हैं। वीक दो तरह से, दो लफ्ज़ हैं, एक तरह से प्रोनाउंस होते हैं। एक है वीक, लाइक ये वाला, इसका क्या मतलब होता है? हफ्ता। हफ्ता मीन जो 7 दिन का हफ्ता है, वीक हफ्ता, सैटरडे की बात नहीं कर रहा। वीक हफ्ता, एक हफ्ता। और दूसरा वीक जो है, आप देखेंगे कि प्रोनंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन स्पेलिंग्स में और मीनिंग्स में फ़र्क है। वीक कमज़ोर, तो वीक हफ्ता, वीक कमज़ोर। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम इस वाले हफ्ते की बात करें, मीन 7 दिन की बात करें, 7 डेज। तो कहते हैं कि ही ऑल्सो सजेस्टेड अ फ्यू डोजेज ऑफ मेडिसिन, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आई वुड बी, मैं हो जाऊंगा। अब यहाँ पे विल भी इस्तेमाल हो सकता था, आई के साथ शेल भी हो सकता था, लेकिन चूंकि पहले डॉक्टर सेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, लिहाजा अब हम विल या शेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इनकी भी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इसलिए वुड इस्तेमाल किया। तो ये याद रखें कि विल की सेकंड फॉर्म है वुड, और ये इरादा जाहिर करने के लिए भी होती है, किसी चीज़ की बेहतरी के लिए भी होती है। तो आई वुड बी हेल एंड हार्टी विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाऊँगा। डोंट वरी अबाउट मी नाउ, लिहाजा अब आप मेरे मुतालिक बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे बारे में बिल्कुल फ़िक्र ना करें। यू नीड नॉट कम ओवर हेयर, यू नीड नॉट, आपको ज़रूरत नहीं है, कम ओवर हेयर, यहाँ आने की, आपको अब यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी लाइन जो हमने क्या पढ़ा था, क्लोजिंग फ्रेज, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। अब ये यहाँ पे जो आखिरी जुमला है, क्लोजिंग फ्रेज है, इसको देखें, पे माई रिगार्ड्स, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स, ये बिल्कुल वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ हमने डियर मदर लिखा था, सॉरी मैनी थैंक्स लिखा था, जहाँ से हमने अपने लेटर की बॉडी लिखना स्टार्ट की थी। जो हमारा रिलेशन था उसका जो दूसरा लेटर था, मदर का ओ जो था, उसके नीचे जहाँ से हमने बॉडी लेटर की स्टार्ट की थी, बिल्कुल वहीं से हम इसका क्लोजिंग फ्रेज जो है वो स्टार्ट करें। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, बराए मेहरबानी मेरा सलाम घर के तमाम अफराद तक पहुँचाइएगा। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी लाइन है, जिसको हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा था लेटर में, कल जो पिछले लेक्चर में जो हमने पैटर्न पढ़ा था, वो क्या कहता है, योर्स अफेक्शनेटली। अब आपने देखना कि योर्स लिखा कहाँ हुआ है, योर्स बिल्कुल वहाँ लिखा हुआ है जहाँ से आपका एग्जामिनेशन हॉल, CTABC, डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डियर मदर, जहाँ से डी स्टार्ट होता। तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो सेम रहेगी, मीन 5 चीज़ें आपने सेम अलाइनमेंट में लिखनी है। पहली एग्जामिनेशन हॉल, CTABC, डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डियर, और आगे जो भी रिलेशन है वो सेम लिखा जाएगा। और फिर एंड पे जाके जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसको आप सेम उन्हीं की अलाइनमेंट में लिखेंगे। अगले जो 2 इनमें अलाइनमेंट चेंज होती हैं, वो जहाँ से आप बॉडी स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा कदरे आगे से, और जहाँ पे आप अपना क्लोजिंग फ्रेज देते हैं वो थोड़ा आगे से। तो ये अगर आप पैटर्न प्रॉपर्ली याद कर लेते हैं, ये पैटर्न आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीन करें बच्चों कि आपके 8 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन ईजिली गेट 8 मार्क्स आउट ऑफ योर लेटर पैटर्न और आउट ऑफ योर लेटर सेक्शन। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपका। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको योर्स अफेक्शनेटली से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम गलतियाँ लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, वो अवॉइड करवा देता हूँ। पहले योर्स, वाई कैपिटल रहेगा, OURS, R और S के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, ये आपने याद रखना है बार बार। स्पेस के बाद अफेक्शनेटली लिखेंगे, याद रखें कि अफेक्शनेटली में A कैपिटल होगा, सॉरी A स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल नहीं लिखना आपने। अफेक्शनेटली की स्पेलिंग बहुत मिस्टेक आती है, AFFECTIONATELY और उसके बाद कॉमा। तो योर्स अफेक्शनेटली कॉमा X.Y.Z, यहाँ पे हमारा पहला लेटर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे योर्स अफेक्शनेटली और उसके बाद आपने अपना नाम, अफेक्शनेटली के बाद कॉमा बिल्कुल नहीं भूलें, कॉमा आपने लिखना है, कॉमा नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर डायरेक्ट होता है सीधा सीधा। इसके बाद X.Y.Z, उसी तरह से ये आपका लेटर जो है कंप्लीट होता है, फर्स्ट लेटर। और फर्स्ट लेटर हमने बच्चों किसके बारे में पढ़ा, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, अपनी वालदा के
वालदा को ख़त लिखें जो कि आपकी सेहत के हवाले से, आपकी सेहत की जो हालत थी उसके हवाले से परेशान थी। ये तो था हमारा लेटर नंबर 1। अब हम बढ़ेंगे लेटर नंबर 2 की जानिब। तो मैं उसका लेटर का टाइटल और साथ में इसी तरह से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, सो दैट आप उसको ईज़िली ग्रैब कर सकें। इस लेटर को याद रखने के लिए मैं आपको बार बार तरीका बताता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद इस तरह से कर सकते हैं कि बार बार इस लेटर को पढ़ें। कोई 10 से 11 बार, 12 बार इस लेटर को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इस लेटर को एक बार ज़ुबानी लिखें। ये इस चीज़ को जहन में रखे बगैर कि बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। राइट अ लेटर टू योर फादर asking him about the health of your mother. ओके जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने याद कैसे रखना है। 10 से 12 बार पढ़ें, उसको एक बार लिखें। लिखने में यकीनी तौर पे आपकी गलतियाँ आएंगी। उन गलतियों पे जहाँ जहाँ आपको लफ्ज़ भूलते हैं उन जगहों को खाली छोड़ दें, वहाँ पे कुछ ना लिखें, अगला वर्ड लिख लें। और जब आप पूरा लेटर लिख लें उसके बाद उसको एक बार बुक से टैली करें, नोट से एक बार टैली करें। जो लफ्ज़ आप भूल गए थे उन्हें वहाँ पर लफ्ज़ों को लिख दें मार्कर के साथ या रेड पेंसिल के साथ, ताकि आपको याद रहेंगे मुझे ये लफ्ज़ भूले थे, और उन्हें अंडरलाइन भी कर लें। अब दोबारा से उस जो आपने सफ़े पे लिखा हुआ है उसको 10 से 12 बार पढ़ें और उन लफ्ज़ों पे फोकस करें जो आपको भूल गए थे, जो आपने अंडरलाइन किए हुए, जो आपने बाद में लिखे थे। और अब जब आप 12 बार पढ़ लें, इसके बाद जब आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने से आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। लेटर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने मुझे इसमें बताना है कि हम इस लेटर में सैल्यूटेशन में कौन सा रिलेशन लिखने जा रहे हैं। हम इसमें हमारे पास कौन सा रिलेशन है जिसके नाम पे ये ख़त लिखा जा रहा है। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, राइट अ लेटर टू योर फादर। तो फादर इज़ द रिलेशन विच विल बी फिल्ड इन आर सैल्यूटेशन पोर्शन। वालिद साहब को ख़त लिखना है जी, और आपने वालदा की सेहत के हवाले से जो अपनी परेशानी है उसका इजहार करना है और साथ ही साथ उनसे उसके बारे में पूछना भी है। सेम वहीं से स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन हॉल city.a.b.c हम डिस्कस कर चुके हैं। February 5th 2016 मैंने आपको बताया था जिस तरह से आपने करना है। उसके बाद देखें डियर फादर, डियर फादर से बात स्टार्ट हो रही है। इन हिज लेटर, अपने ख़त में, इन हिज लेटर अपने ख़त में, नदीम हैज़ इन्फॉर्म्ड मी। अब जुमले के दरमियान में नाम आ गया है। नाम चूँकि प्रॉपर नाउन होता है लिहाजा आपने याद रखना है कि आप इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। तो नदीम का एन कैपिटल आएगा। इन इस लेटर नदीम हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, नदीम ने मुझे आगाह किया, उसने मुझे ख़बर दी, बाखबर किया। इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के तौर पे नहीं आया, चूँकि इससे पहले हैज़ आ चुका है लिहाजा ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट कंडीशन जो है वो उसमें चला गया। ये देखें, हैज़ इन्फॉर्म्ड, तो ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ इन्फॉर्म्ड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वो बता रहा है कि वो मुझे बता चुका है अपने ख़त में, मुझे बता चुका है कौन, नदीम, दैट मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, कि वालदा जो हैं वो उनकी सेहत कोई अच्छी नहीं है। ही हैज़ गिवन मी अ हिंट, हिंट का मतलब होता है बच्चों इशारा। मैंने उसने डायरेक्ट नहीं बताया लेकिन उसने, उसकी बातों से कुछ इशारा मिलता है, पता लगता है, मालूम होता है। ही हैज़ गिवन मी अ हिंट अबाउट हर पुअर हेल्थ, उसने मुझे उनकी बुरी और बिगड़ी हुई सेहत की हालत के बारे में कुछ इशारा दिया। आई एम मच डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड का मतलब है परेशान होना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अफसरदा हूँ। टू नो ऑल ऑफ दिस, ये तमाम चीज़ें जानकर। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू विल बी टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हर, यू विल बी टेकिंग, आप कर रहे होंगे, विल बी टेकिंग कर रहे होंगे।
कर रहे होंगे। अब ये बात जो है ये कौन से टेंस में हो रही है, ये कौन सा टेंस है? विल और शेल के साथ जब हम बी लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो कौन सा टेंस होता है? ये टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम ग्रामेटिकल टर्म में बोलते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहा है, इसमें थोड़ा सा ये भी जाहिर होता है जिसमें आपको बात शॉर्ट यकीन से नहीं पता होता और आप थोड़ा अंदाजे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम इसी टर्म में लेते हैं। तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू विल बी टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हर, कि आप बाकायदा तौर पे उनकी देखभाल कर रहे होंगे। टेकिंग केयर का मतलब होता है देखभाल करना, तो आप बाकायदा तौर पे उनकी देखभाल कर रहे होंगे, उनका ख्याल रख रहे होंगे। शी इज़ द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर, उन्हें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का भी आर्जा है। अब हाई ब्लड प्रेशर को वैसे तो हम ब्लड प्रेशर के तौर पे ही उर्दू में भी बोल देते हैं, लेकिन इसका बुनियादी तौर पर उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है, फिशार खून। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है बुलंद फिशार खून, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बुलंद रहता है, हाई रहता है, और साथ ही साथ उनको शुगर का अर्जा भी है, उनको शुगर का मसला भी है। इट इज़ बेटर टू गेट हर चेक्ड, गेट हर चेक्ड, याद करें हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स, गेट हर चेक्ड, इलाज करवाएं, गेट हर, ये जो गेट है ये बेसिकली क्या है? मॉडल वर्ब। और इसके मैंने आपको स्पेलिंग बताए थे कि इसके डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, MODAL होता है ये। गेट हर चेक्ड, उनका इलाज करवाएं। जब आप किसी के थ्रू किसी को काम करने पे मजबूर करते हैं तब गेट, मेक या हैव इस्तेमाल करते हैं। तो गेट हर चेक्ड, प्लीज़ उन्हें चेक करवाएं, उनका इलाज करवाएं, उनकी तशखीस करवाएं। किससे? बाय आ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनको चेक करवाएं, उनका मुआयना करवाएं, उनका इलाज करवाएं। फर्दर मजीद ये कि काइंडली अरेंज, बराए मेहरबानी इंतज़ाम फरमाएं, अ होल टाइम नर्स। होल टाइम नर्स का मतलब होता है बच्चों कुल वक्ती नर्स, जो हर वक्त उनके साथ रहेगी। होल टाइम, होल का मतलब होता है मुकम्मल, होल टाइम कुल वक्ती, कुल वक्ती का भी मतलब क्या है? हर वक्त रहने वाली, कुल वक्ती। होल टाइम नर्स, एक कुल वक्ती नर्स का इंतज़ाम करें फॉर हर, उनके लिए। हु कैन टेक केयर ऑफ हर ऑन रेगुलर बेसिस, जो बाकायदगी से उनकी देखभाल कर सके। प्लीज़ कीप इन टच विद मी इन दिस रिगार्ड। अब ये आपकी क्लोजिंग फ्रेज़ है, इस सिलसिले में मेरे साथ इन टच रहिए का मतलब क्या है कि मेरे साथ राब्ते में रहिए। योर्स अफेक्शनेटली, बिल्कुल उसी तरह याद रखें, YOUR, कॉमा नहीं है, YOURS कंप्लीट एक वर्ड है, Y कैपिटल है, और अफेक्शनेटली AFFECTIONATELY, और इसके बाद कॉमा। और याद ये रखना है कि अफेक्शनेटली का A जो है वो स्मॉल लेटर है, वो कैपिटल नहीं है। और उसके बाद जी X.Y.Z, यहाँ पे आपका दूसरा लेटर जो है बच्चों ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो मैंने आपको हवाला दिया जिस हस्ती का, जिन पाक बुज़ुर्ग शख्सियत का, उनके हवाले से भी आपको तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली याद रहेंगी। आपको ये याद रहेगा कि आपने किस तरह अपने बड़ों का और किस तरह अपने बुज़ुर्गों का और किस तरह अपने असातिज़ा का एहतराम करना है, क्योंकि रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं देंगे ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट बेगेट्स रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देने से ही इज़्ज़त मिलती है। और दूसरा, ये जो 2 लेटर्स हमने आज पढ़े और उनको बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने उसके वर्ड मीनिंग्स को देखा, उसके पैटर्न को देखा। आप इसी तरह, इसी पैटर्न, इसी वर्ड मीनिंग्स के साथ, इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ अच्छे तरीके से इसको याद करें, बार बार याद करके लिखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, याद करके लिखने से ही आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आप पेपर में जाके इसको लिखेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये वो बेस्ट प्रैक्टिस है, वो बेस्ट पैटर्न है जिसके ज़रिए से आप अपने लेटर के जो पोर्शन है इसमें आप 8 मार्क्स कम्प्लीटली हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लाजमी तौर पे इसको याद रखें, और जितनी ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकें वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न क्या है कि आपके तमाम जो पेपर्स हैं जिनके अंदर आपको एवेलुएट किया जाना है और जिसके बिना पे आपकी मार्किंग होनी है, वो आप याद रखें कि वो रिटन है, वो वर्बल नहीं है, वो ऑरल नहीं है। तो जहाँ पे आपको एवेलुएट ही रिटन किया जा रहा है, जहाँ पे आपको टेस्ट ही आपके रिटन फॉर्म पे किया जा रहा है, आपकी रिटन एबिलिटी और स्किल पे किया जा रहा है, वहाँ आप सिर्फ मेंटली तौर पे याद रख के अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है। आपने अमली तौर पे उस जो भी आपके माइंड में पूरा मटेरियल है याद किया हुआ, उसको पेपर पे उतारना है। आपने ये देखना है कि वो जो आप एक ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को पेपर के ऊपर, उसमें करते हुए आपको किस किस चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है, और फिर उसको ख़ुद से चेक करें, सेल्फ एवेल्यूएशन करें, बार बार करें।
आप जितना टाइम आपको इस लॉकडाउन में मिला हुआ है, जितना टाइम आपके स्कूल बंद होने की वजह से आपको मिला हुआ है, इसको जितना प्रोडक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं, अपने अंदर नई स्किल्स ऐड कर सकते हैं, वो आप करें, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ करें, इस टाइम को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नड आप पर्सनैलिटी बन जाएँ। जब आप दोबारा स्कूल खुलें तो हम आपके अंदर एक नया चेंज देख के खुश हों। हमें पता लगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स गए थे इस लॉकडाउन से पहले, जब वो वापस आए तो माशाल्लाह बहुत बेहतर होके आए हैं, बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड होके आए हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने इस वक्त को प्रोडक्टिव इस्तेमाल में लेके आएंगे। जब कभी आप बैठ के अपना टाइम गुजार रहे हैं तो याद करें अपने आप को, ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं, अवेयर करें अपने आप को कि क्या ये मेरे इस वक्त की सबसे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन है, क्या मैं इसको बेहतरीन तरीके से गुजारूँ या इससे भी बेहतर इससे मैं फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। और अगर आपको जवाब अब मिले कि नहीं, आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको नहीं गुजार सकते, आप मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं अपने वक्त से, तो आप सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन जब आपको जवाब इसका मिलेगा कि हाँ, आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वक्त को यूटिलाइज़ कर सकते थे, फ़ौरी तौर पे वो काम छोड़ दें और वो काम स्टार्ट करें जो उस वक्त के लिए बेहतरीन यूटिलाइजेशन है। इस मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दें, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।